मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शपथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हम जो भारत देख रहे हैं वो भारत नहीं होता अगर 68 साल पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन की कमान उस शख्स के हाथ में न होती जिसे देश कहता है सरदार, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दरअसल आजादी से पहले भारत में दो तरह का शासन था। भारत का एक हिस्सा वो था जिस पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। देश का बाकी हिस्सा 562 से ज्यादा रियासतों और रजवाड़ों के रूप में था, जहां अंग्रेजों के अधीन राजाओं और नवाबों का शासन था। भारत को विभाजित रखने की चाल के तहत अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से आजादी के समझौते में इन रजवाड़ों के लिए दो विकल्प रखवा दिए। पहला विकल्प भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय का था। दूसरा विकल्प आजाद देश के रूप में वजूद में आने का था। लेकिन सरदार पटेल ने जिस सूझबूझ और कूटनीति से बिना किसी खून खराबे के भारत को एक किया, उसकी तुलना जर्मनी के शासक ऑटो वॉन बिस्मार्क से की जाती है, जिसने 1860 में जर्मनी का एकीकरण किया था। 6 मई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों और रजवाड़ों का भारत में विलय का मुश्किल मिशन शुरू किया। गांधी जी की सलाह पर उन्होंने तब तक के वरिष्ठ नौकरशाह वीपी मेनन को गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव बनाकर रियासतों से भारत में विलय के मुद्दे पर बातचीत शुरू की। विलय के बदले रियासतों के वंशजों को प्रिवी पर्सेस के जरिए नियमित आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा। रियासतों से उन्होंने देशभक्ति की भावना से फैसला लेने को कहा। 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल होने की समय सीमा भी तय कर दी। साम दाम दंड भेद की पटेल की इस कूटनीति ने जल्दी ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं।
अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले में तिरंगा फहराया गया, तब भारत एक मुल्क के रूप में दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हैदराबाद के निजाम ने आजाद रहने का और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कोई भी फैसला नहीं ले पाए। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। जबकि जूनागढ़ और हैदराबाद के शासक मुस्लिम थे, लेकिन उनकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में इन्हें लेकर कोई भी गलत फैसला बड़ी आफत बन सकता था। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर ही जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का उतावलापन उनकी गलती साबित हुआ। कबायलियों के भेष में जब पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया, तो 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला कर लिया। इसमें कश्मीरियों के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की सहमति भी शामिल थी, जो पटेल की बहुत बड़ी जीत थी। राष्ट्र के जो है होम मिनिस्टर के तौर पर जिस तरीके से 562 स्टेटें थी, जिसमें 555 स्टेटों के लगभग जो थी, जिसमें भारत में उनका विलय किया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने निज़ाम, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर में तो चलो डायरेक्ट उनका नहीं था, वो जवाहरलाल नेहरू के पास था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें यूनिटी दी और आज का जो भारत है, जो उसका स्वरूप है, उसका पूरा श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जाता है। सरदार पटेल ने जूनागढ़ तेल कोयले की सप्लाई, हवाई डाक संपर्क रोककर आर्थिक घेरेबंदी कर दी। इससे घबराकर नवाब परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को औपचारिक तौर पर भारत में शामिल कर लिया गया। बारह नवंबर को जब पटेल जूनागढ़ पहुंचे, तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार शुरू कराने का आदेश भी दिया। 87% हिंदू आबादी वाले हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान भी विलय न करने पर अड़ा था। उसके उकसावे पर कासिम रिजवी नाम के शख्स की भाड़े की सेना हैदराबाद की जनता पर अत्याचार कर रही थी। इस हालत में 13 सितंबर 1948 में सरदार पटेल ने भारतीय फौज को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 2 ही दिन में हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। कूटनीतिक चालाकी से उन्होंने निजाम को भी साथ मिला लिया, ताकि देश का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। विलय पर पाकिस्तान के ऐतराज की हवा भी निकल गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, रजवाड़ों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और पुलिस व्यवस्था को नया करने में सरदार पटेल का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल का निधन हुआ, तब उनके बैंक खाते में महज 260 रुपए ही थे। एक महान नेता अपनी पूरी उम्र में 1000 रुपए भी नहीं जुटा पाया था। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वो अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसने जिस प्रकार से हमारी राजनीति को कलुषित किया है, एक सरदार साहब का जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है
कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आज हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड के एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था। वो झवेरी भाई पटेल और लाडबाई की चौथी संतान थे। करमसाड और नाडियाड में शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने 24 साल की उम्र में कानून परीक्षा पास की। गोधरा में फौजदारी मामलों की वकालत में उन्होंने खासा नाम कमाया। तब तक उनकी शादी झावेरबा से हो चुकी थी, लेकिन 1909 में उन्हें पत्नी की मौत की खबर तब मिली जब वो हत्या के एक आरोपी को बचाने के लिए अदालत में बहस कर रहे थे। पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊ जी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था। तब माता के देहांत का तार आया। बहस के दौरान पत्नी की मौत की खबर पाकर भी सरदार ने अपनी पैरवी जारी रखी ताकि उनके मुवक्किल को फांसी की सजा न हो। इस घटना ने सरदार पटेल की उस इस्पाती शख्सियत की झलक दी। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी उनके राजनीतिक गुरु साबित हुए। (1918) में पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान अपनी पहली छाप छोड़ी, जब भारी वर्षा में फसल तबाह होने के बावजूद बंबई सरकार ने किसानों से लगान वसूलने का फैसला किया। गांधी जी तब चंपारण में व्यस्त थे, लिहाजा उनके कहने पर पटेल ने खेड़ा में किसानों और काश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। पटेल अब तक कांग्रेस की अगड़ी पंक्ति के नेता बन चुके थे। मार्च 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1937-38 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के भी प्रमुख दावेदार थे, लेकिन गांधी जी की पसंद जवाहरलाल नेहरू थे, लिहाजा पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। नेहरू अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है कि आजादी के बाद गांधी जी की पसंद का ख्याल रखते हुए ही पटेल ने प्रधानमंत्री पद के लिए गंभीर कोशिशें नहीं की। हालांकि दोनों नेताओं में बहुत से मसलों पर मतभेद रहा, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। आजाद भारत के इतिहास में नेहरू अगर स्वप्न दृष्टा थे, तो पटेल जमीन स्तर पर काम करने वाले लौह पुरुष साबित हुए।